हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जो कि क्या है, केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, अब इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 हमने आपको पहले ही दे दिया है और उस लेक्चर में आपको जो टॉपिक हमने कवर कराया है वो टॉपिक का कई सारा कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो लेक्चर में काम आने वाला है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 यानी कि अभिक्रिया का वेग जो हमने पढ़ा रखा है वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो पहले जाके प्लेलिस्ट से ये वीडियो देख लीजिएगा जिसमें अभिक्रिया का वेग हमने डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग जो लिखने का तरीका होता है, जिस फॉर्मेट में लिखा जाता है किसी भी अभिक्रिया का वेग, यानी कि हमने अभिक्रिया में जो अभिकारक और प्रोडक्ट दोनों होता है, यानी अभिकारक और उत्पाद होता है, उन दोनों के लिए वेग समीकरण कैसे लिखते हैं ये पहले हमने आपको बेसिक लेक्चर में सिखा दिया है। तो पहले जाके बेसिक लेक्चर देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा रखा है अभिक्रिया का वेग क्या होता है। क्लियर? आपको वो लेक्चर कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बनाई है। ये उन बच्चों के लिए प्लेलिस्ट है जो इस बार क्लास 12 में आ रहे हैं, जिनका बोर्ड एग्जाम 2027 में होने वाला है। ठीक है, तो पहले जाके वो वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेने वाले पहली बात तो लेक्चर नंबर 2, जिसमें डिटेल में खाली 2 टॉपिक समझेंगे। पहला टॉपिक समझेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया की कोटि कैसे निकाली जाती है। फिर हम समझेंगे कि अभिक्रिया का आणविकता क्या होता है। फिर उसके बाद मेन पॉइंट जो बेसिकली बोर्ड एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है वो ये पूछता है कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर बता दीजिए। 2026 में ही ये क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में। वहां पे पूछा गया था 2 नंबर के क्वेश्चन में कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि वो क्वेश्चन पूछा गया या नहीं। आप हमारे शॉर्ट वीडियो में भी जाके ये क्लिप देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको बता रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन 2025 में मैंने जो बताया था और 26 में वही पूछा गया है। क्लियर? यहाँ पे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट दिख रहा होगा फोटो में कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। बाकी नवंबर लास्ट तक जब आपको सभी पेपर्स दिखाए जाएंगे तो वहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक, आज का जो टॉपिक है। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और वीडियो जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट से डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि है क्या। डिफिनीशन वगैरह से आपको अभी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, पहले इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से। क्लियर? जैसे मान लो मैंने कोई एक रिएक्शन या अभिक्रिया ले लिया, मान लो A+B, जो कि रिएक्शन करके क्या बनाता है, C+D बना रहा है। क्लियर? ये एकदम नॉर्मल अभिक्रिया है, मतलब समझ लो कोई रिएक्शन नहीं है, केवल हम सिंबल से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा कल वाले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि एरो के इधर जितना भी पार्ट होता है, यानी कि इस तीर के इधर जितना भी पार्ट होगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, अभिकारक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभिकारक। और एरो के जस्ट सामने, ये एरो हो गया, इसके जस्ट सामने जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे उसके बाद जो भी उत्पाद बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ये चीज क्लियर हुई? रिएक्शन में हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर रिएक्शन है, एरो के इधर जितना भी पार्ट होगा वो होगा अभिकारक, एरो के उधर के साइड जितना भी पार्ट होगा ये क्या होगा, उत्पाद कहलाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। किसी एक अभिक्रिया में 2 चीजें हमेशा पाई जाएंगी, पहला पाया जाएगा अभिकारक, दूसरा पाया जाएगा उत्पाद। ये दोनों ही मिलकर एक पूरे केमिकल रिएक्शन को बनाते हैं, एक पूरे अभिक्रिया को बनाते हैं। क्लियर? अब मान लो इसी अभिक्रिया के लिए हमें अभिक्रिया की कोटि निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे अभिक्रिया का वेग, यानी R, स्मॉल r का मान निकालना पड़ेगा। तो अभिक्रिया का वेग हम निकालते हैं। ठीक है, वेग समीकरण, या आप इसी को क्या कर सकते हो, दर समीकरण भी कर सकते हो। जैसे आपका घर में 2 नाम होता है, अगर आपको किसी भी नाम से बुलाया जाए तो वो आपको ही बुलाया जा रहा है। क्लियर? उसी तरह से अगर हम वेग समीकरण को दर समीकरण बोलेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से अगर हम स्मॉल r निकालेंगे, दर को हम r से प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू लिखेंगे k। अब यहाँ पे k क्या है, तो k वेग स्थिरांक है, यहाँ पे लिख देते हैं k क्या हो गया आपका
वेग स्थिरांक हो गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे हमने एक नोटिस पॉइंट लिखा है जो आप पढ़ लीजिए, जो कि क्या है कि अभिक्रिया की कोटि व आणविकता को केवल अभिकारक के लिए ही निकाला जाता है। यानी इस पूरे रिएक्शन में आपको केवल अभिकारक वाला पार्ट ही निकालना है, यानी इस अभिकारक के लिए ही वेग समीकरण हमेशा निकाला जाएगा, चाहे आप अभिक्रिया की कोटि को पढ़ें, चाहे आप अभिक्रिया की आणविकता को पढ़ें। केवल आपको दर समीकरण किसके लिए निकालना है, इस अभिकारक के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखेंगे कि इस अभिकारक में कितने अणु या कितने मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे यहाँ पे इस अभिकारक में हमने क्या लिया है, A+B लिया है, और यहाँ उत्पाद में C+D लिया है। ठीक है। तो मान लीजिए A+B को हम क्या करेंगे, सांद्रता के पद में प्रदर्शित करेंगे। तो कैसे करेंगे, A को हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, A की सांद्रता। ठीक है। इनटू में हम करेंगे क्या, इसी तरह B को ब्रैकेट में कर लेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, B की सांद्रता। आप कहोगे कैसे, यहाँ पे सांद्रता तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, हम कैसे समझेंगे कि ये सांद्रता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी सिंबल है, मान लो मैंने V ले लिया, ठीक है, G ले लिया, तो हमें अगर इसको सांद्रता के रूप में प्रदर्शित करना होगा तो कैसे करेंगे, इस V को हम इस तरह से ब्रैकेट में कर देंगे, तो ये हो गया क्या, V की सांद्रता। G है, इसको भी ब्रैकेट में कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे क्या, G की सांद्रता। क्लियर। किसी को भी सांद्रता के रूप में प्रदर्शित करना है तो केवल उसको ब्रैकेट में लिख दो। क्लियर। ये चीज समझ में आया या नहीं। तो हमने यहाँ पे अभिकारक के जितने भी अणु थे उनको सांद्रता के पदों में लिख दिया। अब हम मानते हैं कि इस अभिक्रिया के लिए, या इस अभिक्रिया जो पूरा रिएक्शन है, इस रिएक्शन में इस अभिकारक के कुछ घात दिए गए हैं, कोई घातांक दिया गया है। घातांक क्या दिया गया है, M1 और M2 दिया गया है। क्लियर। तो मान लीजिए कि A की जो सांद्रता है उसका घात क्या दिया गया है, M1, और B की जो सांद्रता है वो दिया गया है M2। ठीक है। अब ये कंप्लीट आपका वेग समीकरण हो गया। ठीक है। अगर आप घात नहीं लिखते फिर भी वो आपका वेग समीकरण था। ठीक है। फिर भी वो आपका कंप्लीटली वेग समीकरण था। लेकिन हम मानते हैं इस रिएक्शन के लिए हमने घात लिया है, और वो जो घात है हमेशा अभिकारक का ही घात होगा, याद रखिएगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि अभिक्रिया की कोटि या आणविकता केवल अभिकारक के लिए ही निकाली जाती है, तो जो घात दिया गया है वो भी केवल अभिकारक का ही होगा। ठीक है। अब इस दर समीकरण या वेग समीकरण को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, कोटि को निकालेंगे। जब आपको कोई भी रिएक्शन दिया जाएगा तो सिंपल एक मेथड याद रखिएगा, रिएक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे वेग समीकरण में या दर समीकरण में, उस दर समीकरण को हम क्या करेंगे, कोटि में निकालेंगे। अगर आपको कभी डायरेक्ट, वैसे क्वेश्चन हमेशा वेग समीकरण को देकर ही कोटि को निकला जाता है, यानी आपको रिएक्शन नहीं देगा, आपको उस रिएक्शन को पहले कन्वर्ट करेगा वेग समीकरण में। अब वो वेग समीकरण आपके सामने रखेगा और कहेगा कि इस वेग समीकरण के लिए अभिकारक की जो कोटि होगी वो निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये वेग समीकरण हमने इस रिएक्शन से बनाया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोटि निकालने का मतलब क्या है, इस अभिकारक के सांद्रता या इस अभिकारक के जितनी भी सांद्रता है, इन सांद्रता के घातों का योग अगर आप कर दोगे तो वो जो मान निकल के आएगा वो मान ही क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि होगी। क्लियर। यही से परिभाषा भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कोटि क्या दिया गया है, A की सांद्रता कितना दी गई है, M1 मान लिया गया है, तो M1 प्लस B की सांद्रता कितनी है, M2 है, तो M2 कर देंगे। तो यहां से इस रिएक्शन के लिए जो कोटि का मान निकला है वो निकला है M1 प्लस M2। ये फॉर्मूले के रूप में आप याद कर सकते हैं। क्लियर। यानी कहीं भी कोई भी रिएक्शन दिख रहा है, पहले देखेंगे रिएक्शन में अभिकारक के कितने मॉलिक्यूल हैं या कितने घात आपको दिए गए हैं। अभी एक एग्जांपल से आपको बताएंगे तो ज्यादा आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे टाइप के न्यूमेरिकल्स अभिक्रिया की कोटि से पूछा जाता है। ठीक है। तो मान लीजिए अभिकारक के दो अणु दिए गए थे, दो घात दिए गए थे, तो हमने क्या किया, पहले उस रिएक्शन को सांद्रता के पद में कन्वर्ट किया, या कह सकते हैं वेग या दर समीकरण में कन्वर्ट किया। अब उसको जब वेग या दर समीकरण में कन्वर्ट आप कर लेंगे तो बड़े ही आसानी से कोटि का मान निकाल सकते हैं। क्लियर। ये समझ में आ गया। अब हम परिभाषा के पास चलते हैं। ठीक है। परिभाषा क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को ही अभिक्रिया की कोटि करती है, कोटि कहा जाता है। ठीक है। अब यही चीज तो हमने बताया,
पहले हमने आपको इसलिए एग्जांपल से समझा दिया, यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद 2 और एग्जांपल ऐसे कराएंगे जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो, जैसे टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। वैसे ज्यादातर यहां से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमने आपको पहले ही बता दिया। आपको पूछा जाएगा अंतर वाला क्वेश्चन कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अब चाहे 1 नंबर का आए या 2 नंबर का आए, अगर बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो आपको पढ़ना है। क्लियर? ये स्क्रीनशॉट कीजिए। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लो हमने कोई एक अभिक्रिया ले ली, ठीक है। इस बार अभिक्रिया जो ले रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने में लगेगा, ठीक है। अभिक्रिया क्या है? A प्लस बी जो रिएक्शन करके क्या बना रहा है? C प्लस डी बना रहा है, ठीक है। C प्लस डी बना रहा है। अब अगर हम कहें इस रिएक्शन के लिए आपको अभिक्रिया की कोटि निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले प्रोडक्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? C बन रहा है, D बन रहा है, Z बन रहा है, Y बन रहा है, जो मर्जी है तो बने, आपको प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं देना है। आप सबसे पहले देखेंगे ये अभिकारक क्या है। अभिकारक के कितने अणु दिए गए हैं? 2 अणु दिए गए हैं, A और B। अब ये मत कहिएगा कि एक बार स्मॉल a दिया गया है, एक बार कैपिटल A दिया गया है, एक बार स्मॉल b दिया गया है, एक बार कैपिटल B दिया गया है। इससे आपको मतलब नहीं है, केवल ये चीज देखिए कितने अणु हैं, A और B हैं। क्लियर? 2 अणु हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले रिएक्शन से हम क्या करते हैं? वेग समीकरण बनाते हैं। अगर वेग समीकरण बना बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे सवाल में हमने पहले से ही वेग समीकरण ले लिया है, अगर वेग समीकरण बना बनाया है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल घातों का योग कर दीजिए, कोटि निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी कभी उलझाने के लिए क्या करते हैं एग्जामिनर, रिएक्शन दे देते हैं, तो आपको इस तरह वेग समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो बदल देते हैं। मान लीजिए ये आपका अभिकारक हो गया, वेग समीकरण निकालेंगे तो क्या होगा? वेग समीकरण निकालेंगे तो पहले r, स्मॉल r तो रहेगा ही, क्योंकि ये दर को यानी कि वेग समीकरण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो दर r इक्वल टू k भी रहेगा, जो कि वेग स्थिरांक होता है, ये भी हमेशा रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कितने अणु दिए गए हैं। एक अणु है A और दूसरा है B, तो हम लिखेंगे इनटू में A की सांद्रता और फिर क्या हो जाएगा? B की सांद्रता, इस रूप में प्रेजेंट कर दिया। अब मानते हैं कि ये जो आपका अभिक्रिया दिया गया है, इसका एक घातांक दिया गया है, और वो घातांक क्या है? वो घातांक है आपका m1 प्लस m2, ठीक है। तो फिर से वही क्रिया करेंगे। हम क्या करेंगे? इस वेग समीकरण में A की सांद्रता का घात मान लेंगे m1, B की सांद्रता का घात मान लेंगे m2। तो कोटि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कोटि निकालेंगे तो m1 प्लस m2 इसका आंसर हो जाएगा, और इसको आप फॉर्मूले के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। जितने भी अभिकारक अणु होंगे उनको पहले आपको अगर वेग समीकरण में बदलना है तो बदलिएगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? जितने भी अणु होंगे उनके घातों को जोड़ देंगे। डायरेक्ट आप कर सकते हो। डायरेक्ट अगर करना होगा तो कैसे करेंगे? मान लो ये रिएक्शन आपको दिया गया है और आपको घात दे दिया गया है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गया है? इस बार हमने समीकरण नहीं लिया है, इस बार हमने कोई रिएक्शन नहीं लिया, इस बार हमने डायरेक्ट वेग समीकरण लिया है। तो वेग समीकरण क्या दिया है? r इक्वल टू k, जो कि वेग स्थिरांक है। A की सांद्रता का घात दिया गया है 1, B की सांद्रता का घात दिया गया है 1/2, यानी कि हाफ, आधा दिया गया है, ठीक है। तो अगर हमें इस तरह के न्यूमेरिकल्स ही दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो कैसे निकालेंगे? हमने कहा जब भी आपको वेग समीकरण पहले से ही बना के देगा तो केवल आपको इनके घातों का योग करना पड़ेगा। कोटि का मतलब क्या है? घातों का योग, m1 प्लस m2 का योग। अब हो सकता है कि यहाँ पर रिएक्शन में A, B, C, D कई सारे दिए गए हों अभिकारक के रूप में, तो आपको जितने भी चीज दिए गए होंगे उतना घात भी दिया गया होगा। सभी घातों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। एक लाइन में अगर आप अभिक्रिया की कोटि समझे तो ये समझ सकते हैं कि सभी घातों को, अभिकारक के सभी घातों का जो योग होता है वो क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि होती है, ठीक है। तो यहां से अगर हम कोटि को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले लिखते हैं रिएक्शन क्या दिया गया है। r इक्वल टू, ये आपको वेग समीकरण दिया है, r इक्वल टू k इंटू A की सांद्रता का मान 1 दिया गया है, इंटू B की सांद्रता का मान 1/2 दिया गया है, ठीक है। तो कोटि निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी भी अणुओं की सांद्रता का घात दिया है सभी की घातों को जोड़ दो, ठीक है।
तो पहला घात क्या है, a की सांद्रता का घात है 1 प्लस b की सांद्रता का घात क्या है 1/2। तो 1 प्लस 1/2 को जब आप जोड़ेंगे तो 2 का गुणा इधर 1 में कर दीजिएगा, 2 प्लस 1/2 यानी कि टोटल आ जाएगा क्या 3/2 आपकी अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। मतलब इतना सिंपल आपका ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो इस बार हमने जो वेग समीकरण लिया है वो क्या ले लिया है, इस बार हमने वेग समीकरण R = K इंटू ए जो सांद्रता है, इस ए की सांद्रता का मान क्या ले लिया है 0 ले लिया है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे, जो आपका पहले लिखा हुआ मान है, तो क्या है 2 + 1/2, ठीक है। इसी का कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया है, क्लियर। तो ए की जो सांद्रता या घात का योग है वो 0 है, इंटू बी की सांद्रता मान लेते हैं इस बार क्या है 1 है, उसका घात क्या है 1 है, इंटू सी की सांद्रता का घात क्या है आपका फिर से 1/2 है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी वेग समीकरण दिया है कोटि निकालने का मतलब क्या है, अब इस वेग समीकरण के लिए यानी कि अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल के लिए कोटि को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब इस बार आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो 3 अणु हो गए, 3 मॉलिक्यूल हो गए, तो 3 मॉलिक्यूल के लिए कैसे निकालेंगे कोटि। आपको इसी फॉर्मूले में क्या करना है, m1 + m2 जो है यहाँ पे m3 m4 m5 करके जोड़ते चले जाना है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे कोटि। कोटि क्या निकालेंगे कि ए की सांद्रता का मान कितना है 0 है, तो 0 कर देंगे, प्लस बी की सांद्रता का मान 1 है, 1 कर देंगे, प्लस सी की सांद्रता का मान कितना है 1/2 है, तो 1/2 कर देंगे, ठीक है। अब 0 को कहीं भी जोड़ा जाए तो उसका मान 0 ही होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर से हमारा 1 + 1/2 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 3/2 आंसर आ जाएगा। यही आपका वेग समीकरण का कोटि हो गया, क्लियर। अब हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया कैसे कोटि का मान निकाला जाएगा। अगर आपको वेग समीकरण बना के देगा तो डायरेक्ट आपको घातों को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। अगर रिएक्शन देगा तो पहले वेग समीकरण में कन्वर्ट करेंगे फिर कोटि निकालेंगे, क्लियर। वेग समीकरण में कन्वर्ट आप तब कर पाएंगे जब आपको अभिक्रिया का वेग आता होगा। अभिक्रिया का वेग इसलिए हमने कहा कि पहला लेक्चर देख लीजिए, बहुत काम आने वाला है, तो आपको पता चल गया होगा कैसे काम आने वाला है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये हो गया आपका अभिक्रिया की कोटि, जो कि हमने डिटेल में आपको बता दिया। अब हम समझेंगे कि अभिक्रिया का आणविकता क्या होता है। सेम इसी तरह से प्रोसेस सभी होंगे, बस हम क्या करेंगे, जहां पे हम पहले वेग समीकरण इन सब में चेंज कर रहे हैं, हमें इस बार इस सब में चेंज नहीं करना पड़ेगा। पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर समझते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो अब आप अगली हेडिंग डालेंगे क्या कि अभिक्रिया की आणविकता। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया ए है जिससे कोई प्रोडक्ट आपका पी बनता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो ये आपका अभिकारक है, जो ये आपका अभिकारक है, इस अभिकारक के कितने अणु या कितने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। उत्पाद से आपको कोई लेना देना इस पूरे पार्ट में नहीं होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब इस रिएक्शन में अगर अभिक्रिया की आणविकता गिनी जाए तो कितनी है, तो पहले देखो अभिकारक की कितने अणु हैं, एक अणु है, तो यहाँ पे आणविकता कितनी हो गई 1। तो ये पूरा रिएक्शन कैसा हो जाएगा, ये पूरा रिएक्शन हो जाएगा एक आणविक अभिक्रिया। क्या हो जाएगी, एक आणविक अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। ये जो पूरा रिएक्शन क्या होगा, एक आणविक अभिक्रिया होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान ले कोई रिएक्शन A + B + C है जिससे कोई प्रोडक्ट आपका D बनता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को आप कैसे जानेंगे कि इसकी आणविकता कितनी है। अगर आपको इससे अभिक्रिया की आणविकता निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे अभिकारक के कितने अणु हैं। 3 अणु दिख रहे हैं, पहला अणु हो गया A, दूसरा हो गया B, तीसरा हो गया C, ठीक है। तो एक अणु है तो यहाँ पे लिखेंगे एक आणविकता, प्लस बी आपका एक अणु दिख रहा है तो यहाँ भी आणविकता 1 होगी। सी आपका एक अणु या एक मॉलिक्यूल दिख रहा है तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तीनों अगर आप जोड़े तो तीनों का मान कितना आ गया 3, यानी ये पूरा रिएक्शन क्या हो गया त्रिआणविक अभिक्रिया हो गई, क्लियर। इसी तरह से एक और पहले एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं A + B दिया गया है जिससे आपका कोई प्रोडक्ट C बनता है, ठीक है।
अब यहाँ पे फिर से वही आपको करना है, देखना है अभिकारक में कितने मॉलिक्यूल हैं। तो 2 मॉलिक्यूल है A प्लस बी, जो कि रिएक्शन करके प्रोडक्ट C बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, 1, प्लस B के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, 1। दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो अभिक्रिया आई वो क्या आई है, 2 आ गया आणविकता। तो आणविकता अगर 2 आ गई है तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, द्विआण्विक अभिक्रिया कहेंगे, द्विआण्विक अभिक्रिया कहेंगे। ये चीज क्लियर हुई। अब आप कैसे जानेंगे कि किसी मॉलिक्यूल का एक ही मान है। अगर कहीं रिएक्शन में आपको दे दिया जाए 2A प्लस बी, जो कि प्रोडक्ट C बना रहा है, ठीक है। मान लो इस अभिक्रिया के लिए आपको क्या निकालना है, आणविकता निकालनी है। आणविकता निकालनी है तो कैसे निकालोगे, हमने कहा आपको अभिकारक की संख्या गिननी है, अभिकारक में कितने अणु या मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है, 2A है, यानी A के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल है। फिर प्लस B, यानी B का 1 मॉलिक्यूल है। अगर किसी भी अणु के आगे संख्या लिखी होगी तो समझ लीजिएगा उस मॉलिक्यूल की संख्या के हिसाब से आपको चलना है। जैसे हमने A के आगे 2 लिखा है, यानी A जो मॉलिक्यूल है उसके 2 अणु हैं। कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, ठीक है। B के आगे कोई संख्या नहीं लिखी है तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितनी आणविकता हो जाएगी, 2 प्लस 1, यानी कि इसकी आणविकता 3 हो गई। तो ये त्रिआण्विक अभिक्रिया हो गई। क्लियर। अगर यहीं पे आप चाहो तो ये वाला एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे 2A प्लस बी में भी 2 लिख देते हैं और C में भी 2 लिख देते हैं, तो इसकी आणविकता बदल जाएगी। आणविकता क्या हो जाएगी, 2A के अणु हो गए, 2B के अणु हो गए और 2C के अणु हो गए। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 2 4 6 इसकी आणविकता हो जाएगी। और ये कोई आणविक अभिक्रिया नहीं होगी, ये बहुआण्विक अभिक्रिया में गिनी जाएगी। क्लियर, ये समझ में आ गया, यही चीज आणविकता है। अब डिफिनीशन अगर आप देखना चाहो तो लिख सकते हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या। वही चीज तो हमने बताया कि आपको केवल अभिकारक के जितने भी अणु होंगे उनकी संख्या को गिनना है और वो संख्या ही अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल से, कई सारे एग्जांपल से आपको समझा दिया। अगर अभिकारक A प्लस बी है तो इसकी आणविकता 2 होगी, तो ये अभिक्रिया 2 आणविक अभिक्रिया कहलाएगी। अगर अभिक्रिया की आणविकता 2 है तो अभिक्रिया द्विआण्विक कहलाएगी। अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक आणविक अभिक्रिया क्या है, जिसकी आणविकता 1 है। द्विआण्विक अभिक्रिया क्या है, जिसकी आणविकता 2 है। और त्रिआण्विक अभिक्रिया या 3 आणविक अभिक्रिया क्या है, जिसकी आणविकता क्या हो, 3 हो। इसी तरह से अगर आप बहुआण्विक अभिक्रिया की बात करेंगे तो जिसकी आणविकता 3 या 4 से अधिक हो, ऐसे अभिक्रिया को बहुआण्विक अभिक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, ये चारों के डिफिनीशन आप खुद भी बना सकते हो। क्लियर। अब ये सभी एग्जांपल्स आपको नोट नहीं करने हैं, हम आपको रियल रिएक्शन वाले एग्जांपल बताएंगे। ठीक है, रियल रिएक्शन वाले एग्जांपल से आपको अभिक्रिया की आणविकता में ज्यादा क्लियरिटी आएगी समझने में। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने कोई एक रिएक्शन ले लिया। रिएक्शन क्या है, NH4NO2 जो कि रिएक्शन करता है तो पहले किसमें टूटता है, पहले टूटेगा H2O में यानी जल में, फिर नाइट्रोजन गैस बाहर की तरफ निकल जाएगी। क्लियर। अब इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, हमने बताया था इस एरो के इधर का जितना पार्ट होगा वो होगा आपका अभिकारक। ठीक है, तो ये हो गया अभिकारक। इधर आपका क्या बन रहा है, जल बन रहा है सबसे पहले तो, फिर बन रहा है नाइट्रोजन और ये किस रूप में बन रहा है, नाइट्रोजन गैस के रूप में बन रहा है। ठीक है, एरो कभी भी ऊपर की साइड होगा तो इसका मतलब ये गैस के रूप में बन रहा है। अगर यही एरो नीचे की साइड झुका देंगे तो नाइट्रोजन सॉलिड या लिक्विड अवस्था में बनेगी। क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये हो गया अभिकारक। प्रोडक्ट से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, अभिकारक को ध्यान दो। अभिकारक की संख्या देखनी है, अभिकारक में कितने अणु है वो देखना है। तो यहाँ पे केवल एक अणु आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आणविकता जब भी निकालोगे, आणविकता जब आप निकालोगे तो क्या देखोगे कि अभिकारक क्या है, NH4NO2। ठीक है, अब ये कितनी बार है, आपको क्या इस पूरे मॉलिक्यूल के आगे कोई संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब NH4NO2 की जो आणविकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये जो पूरा रिएक्शन आपके सामने लिखा गया है ये रिएक्शन हो जाएगा एक आणविक अभिक्रिया। क्या हो जाएगी, एक आणविक अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं,
मान लो इस बार हमने एग्जाम्पल क्या ले लिया है, एग्जाम्पल लिया है CH3COO C2H5 यानी कि एथिल एसीटेट ले लिया। यहाँ पे C2H5 क्या है, एथिल है, CH3COO क्या है, एसीटेट है। आप चाहो तो लिख सकते हो एथिल एसीटेट, ठीक है, एथिल एसीटेट। अब अगर आप एथिल एसीटेट का रिएक्शन करते हो तो क्या बनता है, एथिल एसीटेट पहले हमने बताया है जब भी कोई मॉलिक्यूल टूटेगा तो माइनस और प्लस में टूटेगा, ठीक है। तो यहां तक CH3COO ये पूरा इतना पार्ट क्या हो गया, माइनस का हो गया, C2H5 प्लस का पार्ट हो गया, ठीक है। अब इस एथिल एसीटेट की क्रिया मान लो हम किसके साथ करा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं, ठीक है। KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में K जो होता है प्लस होता है और OH जो होता है माइनस होता है। हमेशा K जो होगा इस माइनस वाले अणु के साथ ही जुड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि विपरीत आवेशी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि जो ये पोटेशियम प्लस वाला है ये CH3COO यानी एसीटेट के साथ जाके जुड़ेगा। तो कंप्लीट रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा CH3COO, इसके साथ आके पोटेशियम जुड़ गया प्लस का, और लास्ट में आपका क्या बच जाएगा, लास्ट में बचेगा C2H5 यानी एथिल, और OH जुड़ जाएगा तो एथिल एल्कोहल, ठीक है। ये हो गया आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम एसीटेट प्लस एथिल एल्कोहल बनेगा। तो प्रोडक्ट से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको निकालनी है आणविकता। आणविकता में हम क्या देखते हैं कि कितने अणु पहली बार दिए गए हैं, तो इस बार हमने 2 अणु लिए हैं। पहला अणु लिया है एथिल एसीटेट और दूसरा लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हमने पूरे एथिल एसीटेट मॉलिक्यूल के आगे कोई संख्या लिखी है, नहीं लिखी है। तो इसका मतलब ये जो एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 दिया गया है, इसकी संख्या कितनी होगी, इस अणु की संख्या हो जाएगी 1, ठीक है। उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH जो है इसकी संख्या भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 1 और 1 जोड़ने पर 2 ही आता है, क्लास 2 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 2। अब 2 हो गया तो इसकी आणविकता जब भी 2 होगी तो ऐसी अभिक्रिया को हमने क्या बोला है, द्विआण्विक अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर, ये हमने पहले आपको बेसिक एग्जांपल से समझाया, फिर हमने आपको फील देने के लिए रियल रिएक्शंस कराए, ताकि आपको रियल रिएक्शन से समझ में आए कि कैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे। अगर यहाँ पे अभिकारक में केवल 1 अणु दिखेंगे तो एक आणविक अभिक्रिया, 2 अणु दिख रहे हैं, 2 के साथ रिएक्शन हो रहे हैं तो 2 आणविक अभिक्रिया। यहीं पे अगर हम एथिल एसीटेट के आगे कोई नंबर लिख दें, मान लो 2 एथिल एसीटेट ले लिया और 1 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो यही अभिक्रिया 3 आणविक अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर, ये समझ में आया अभिक्रिया की आणविकता। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर मेन पॉइंट जो एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछता है वो क्या है कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर समझाइए। आपको स्क्रीनशॉट से पता लग ही गया होगा कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब आप आखिरी हेडिंग क्या डालेंगे कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता। ये टोटल जो पार्ट यहाँ पे लिखा गया है ये आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। क्लियर, अभी हम कह रहे हैं जब बोर्ड एग्जाम होगा आप ये शब्द बोलेंगे। क्लियर, अब देखो कोटि क्या होती है। सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि में पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह जो होती है ये हमेशा एक लैब मान होगा, यानी कि प्रायोगिक मान जिसे आप प्रयोग करके निकालेंगे। ऐसी वैल्यू होगी, ऐसा मान होगा जिसे आप प्रयोग करके निकालेंगे। पहला ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है यह हमेशा एक पूर्णांक वैल्यू होगा। पूर्णांक वैल्यू का मतलब आपको पता है, जैसे कंप्लीट 1 आप लिखेंगे वहां पे 0.1 0.2 ये सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। पूर्णांक मान होगा। उसके बाद भिन्नात्मक मान होगा। भिन्नात्मक मान का मतलब आपको पता होगा 1/2 2/3 ये सब भिन्नात्मक वैल्यूज में भिन्नात्मक मान में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका ऋणात्मक मान भी हो सकता है, यानी आप अभिक्रिया की कोटि को पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, इस तरह बटे में भी लिख सकते हैं और माइनस चार्ज के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका क्या हो गया कि यह शून्य भी हो सकती है, यानी अभिक्रिया की जो कोटि है कोटि का मान आएगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा इसका मान 1 2 3 ये सब आए,
इसका मान शून्य भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है कि इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी मिलती है, यानी अभिक्रिया की जो कोटि होती है इससे अभिक्रिया की मैकेनिज्म, कार्य करने की जो विधि है उसका पता चलता है, मैकेनिज्म का भी पता चलता है। कोई भी रिएक्शन आप देखेंगे तो इस रिएक्शन में आपको मैकेनिज्म पढ़ा जाता है। कब? जब आप नीट वगैरह की तैयारी करते हैं तब। यहाँ पे तर्क के लिए मैकेनिज्म जरूरी नहीं है, इसलिए आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो अभिक्रिया की कार्यविधि की जानकारी कब मिलती है? जब आप कोटि को पढ़ेंगे। उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है कि यह उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता परिवर्तित होती रहती है। अभिक्रिया की कोटि हमेशा उन अणुओं की संख्या होगी जिनकी सांद्रता C का मान हमेशा क्या हो जाएगा? चेंज होता रहता है। ये हो गया अभिक्रिया की कोटि के पॉइंट्स। अब देखते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर है। अभिक्रिया की आणविकता जो है ये एक सैद्धांतिक मान है, एक थ्योरियल मान है, जो थ्योरी से आता है, जो किताब के मान होते हैं वो हो गया। ठीक है, सेकेंड आप पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि इसको आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। अभिक्रिया की आणविकता को कभी भी आप 1/2, 2/3 इन सब के रूप में नहीं लिखेंगे और ना ही कभी माइनस के रूप में लिखेंगे। इसको केवल डायरेक्ट नंबर से प्रदर्शित किया जाएगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये सभी क्या आ जाएंगे? पूर्णांक में गिने जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। आखिरी पॉइंट क्या है कि यह कभी शून्य नहीं हो सकती, ये डायरेक्ट याद रखिएगा। अभिक्रिया की कोटि तो शून्य हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, कभी भी 0 इसका मान नहीं हो सकता। चौथा पॉइंट क्या है कि इससे अभिक्रिया की कार्यविधि की जानकारी नहीं मिलती, यानी अभिक्रिया की आणविकता जब भी निकालोगे आप तो कभी भी आणविकता से किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म का पता नहीं चल सकता, इसकी कार्यविधि का पता नहीं चल सकता। आखिरी पॉइंट क्या है कि यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। यहाँ पे हमने क्या बताया था कि यह अणुओं की वह संख्या होती है जो सांद्रता को परिवर्तित होती है या जो सांद्रता को परिवर्तित करती है। लेकिन आणविकता में अगर देखेंगे तो आणविकता जो होती है ये अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। जैसे हमने बताया 2 मॉलिक्यूल है तो दोनों मॉलिक्यूल को आपको गिनना है, 3 है तो तीनों को आपको गिनना है। ठीक है, तो ये हो गया अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया के आणविकता में अंतर। ये डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट हमने तीनों पॉइंट्स देख लिए। पहले हमने देखा कि अभिक्रिया का जो कोटि होती है वो क्या होती है, फिर हमने समझा कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, फिर हमने इन दोनों पॉइंट्स में अंतर देखे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और वीडियो जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।